हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और उसी क्रम में हमारा चैप्टर नंबर 4 आपका प्रारंभ हो रखा है। और चैप्टर नंबर 4 में हम देख रहे हैं निर्धनता कि आखिर में आपकी पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी क्या है, आपकी निर्धनता क्या है। इसी के विषय में हम लोग आपका गौर करके एक एक करके इन सारी चीजों को आपका देख रहे थे। और हमने देखा था कि इसमें एडम स्मिथ की क्या आपकी कोटेशन थी। वो एडम स्मिथ की जो उन्होंने कोटेशन दी थी उसके विषय में पढ़ा कि कोई भी ऐसा समाज आपका सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसमें लोग अधिकांश कैसे हो, निर्धन हो और आपके धनी हो। इनको पढ़ा। संविधान सभा के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में पढ़ा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको क्या करते थे, कैसे उनकी बातें थी, क्या चीजें थी, इन सभी पर हमने गौर करके पढ़ा। निर्धन कौन है इसके विषय में भी हम लोगों ने गौर करके देख लिया। रेडी वाला ये सब कौन है, कैसे कैसे निर्धनता है, अपंगता क्या है, इसके विषय में हमने बात करी। साहूकार के विषय में हमने देखा और आखिर में ये लोग कैसे रह रहे हैं इसके विषय तक में हम लोग संपूर्ण जानकारी आपका हम लोग जुटा पाए थे। क्लियर है। अब हम जो है चलते हैं वापस चैप्टर पर, जो कल हम लोग आपका बात कर रहे थे। कल हमने देखा आपका कि निर्धनता रेखा क्या है, कि कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे और निर्धनता के क्या व्यापक आपके पैमाने हैं। क्या हमने प्रति कैलोरी के हिसाब से भी, और मेरे प्यारे बच्चों हमने पर व्यक्ति या कह सकते हैं आपके पर जो आपका परिवार है उसमें अगर कोई 816 रुपये गाँव में, 1000 रुपये आपका शहरी में खर्च करता है तो उसको गरीब की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। हमने इन सब विषय पर गौर करके देख लिया था। क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर इन पर एक एक करके क्या है गौर करके हम लोग सारी चीज़ों को आपके इसमें देख लेते हैं और अच्छे से जो है आपका इन पर हम लोग बात करते हैं। यही चीज़ हमें देखने के लिए बहुत ज़्यादा आपका जरूरी है। क्लियर है। गौर कर लिया, देख लिया, आगे बढ़ जाएं और इनको देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए आप, यदि हमारी सरकार का दावा है कि समृद्धि के उच्च दर, क्या दावा कर रही है कि जो समृद्धि है उसकी इस उच्च दर, कृषि के उत्पादन में वृद्धि और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों कार्यक्रमों की निर्धनता के स्तर में काफी कमी की है। कह रहे सरकार ने जो अपना प्रॉमिस किया था, जो अपना वादा किया था, क्या कि हमारी जो आपका ग्रोथ रेट होगी उसमें वृद्धि होगी, कृषि का उत्पादन में वृद्धि होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेंगे। और 1990 के दशक में जो आपका नई इकोनॉमिकल जो आपकी पॉलिसी आई हैं, उन पॉलिसी आने से क्या हुआ, निर्धनता का जो लेवल है, जो उसका स्तर है, उसमें कुछ कमी आएगी। ये सब बात करी थी किसने, हमारी सरकार ने वादे किए थे। क्लियर है। और जिसमें क्या हुआ, काफी आपका कमी की गई। किंतु अनेक अर्थशास्त्रियों को सरकार के इस दावे पर संदेह है। कह रहे बहुत सारे अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इस तरह का जो संदेह है उस पर अपना प्रश्न चिन्ह क्या है वो आपका खड़ा करते हैं। उनका मत है कि जिस प्रकार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, अर्थात जिन उपभोक्ताओं को समूह या आप कह सकते हैं टोकरी में शामिल किया जाता है, निर्धनता रेखा का आकलन की कार्यविधि और निर्धनताओं की संख्या में, तभी भारत में निर्धनों की संख्या कम करके देखने के लिए है, हेराफेरी की जाती है। और कह रहे कि इन सब चीजों में जो भी डाटे हैं, जो भी क्वेरी हैं, इन सब में आपका हेराफेरी यानी कि ऊपर नीचे जो है डाटे गलत प्रदर्शित किए जाते हैं। निर्धनता के आकलन की सरकारी विधियों की समीक्षा के कारण, अनेक विद्वानों की समीक्षाओं के कारण अनेक विद्वान ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग किया है, जिसमें से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन ने एक सूचकांक का विकास किया। गौर करना चाहिए, भारत के एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो अर्थशास्त्री हैं, जिनको आपका नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये भी कोई छोटी बड़ी बात नहीं है कि उनको अर्थशास्त्र के विषय में, इकोनॉमिक्स में आपका नोबेल पुरस्कार मिला है अमर्त्य सेन को। और इन्होंने एक सूचकांक बनाया था जिसका नाम था सेन सूचकांक।
तो इम्पोर्टेंट करके लिखिए। प्रश्न बताता है कि सेन सूचकांक किसने दिया, तो अमित्य सेन ने। किस लिए था, गरीबी रेखा की बहुत सारा एक वैकल्पिक विधि के रूप में प्रयोग किया। क्लियर है, क्या है उनकी वैकल्पिक विधि। इसके अतिरिक्त निर्धनता अंतराल सूचकांक, कैसा है, निर्धनता अंतराल सूचकांक, वर्गीकृत निर्धनता अंतराल उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। और इसके विषय में आप पाएंगे कि कक्षा में विस्तृत से जान पाएंगे, और जो क्लास है, जो चीजें हैं, आप उनको विस्तृत से कैसे जान पाएंगे, कैसे चीजें करेंगे, ये थोड़ा सा अपने आप में चैलेंज है। तो सबसे पहले आप जो है 4.3 जो भारत यूनिट्स है इसको देख लीजिए। भारत में जो आपके गरीबी के रुझान है इसको देख लीजिए, और संख्या, गरीबों की संख्या देख लीजिए, कुल संख्या इसमें आपका देख लीजिए, ठीक। और इन सब में आपका एक बार अच्छे से बात कर लीजिए, गौर कर लीजिए, गौर करके देखिए। आगे बढ़ जाए, इसी में देख लिया आपने डाटा। तो 1973-74 से 2011-12 के बीच, और आपको अच्छा खासा दिखाई देगा हाइक आपको। क्लियर है। जब 12th क्लास में आप पहुंचेंगे तो मैं आपको स्पेशल दिखाऊंगा कि जो आरेख हैं वो बनते कैसे हैं। क्लियर है। जो वीएसटी अर्थशास्त्र है उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से इनको समझाऊंगा कि बनेंगे कैसे। क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसमें बात करते हैं आपका कि भारत में निर्धनता की संख्या। कोई ऐसा बच्चा है आपका किसी भी स्कूल से जो खड़ा होकर माइक लेकर आपका जो है चैप्टर को पढ़ना चाहता है? कोई भी बच्चा खड़ा हो जाइए, किसी भी स्कूल से माइक ले लीजिए और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ कर। भारत में निर्धनों की संख्या। जब निर्धनों की संख्या का अनुमान निर्धनता रेखा से नीचे जनानुपात द्वारा किया जाता है तो उसे हम व्यक्ति गणना अनुपातित कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्ति गणना अनुपातित विधि कहते हैं। आप संभवतः भारत में बसे निर्धनों की कुल जनसंख्या चाहेंगे। वे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या, उनके अनुपात में कमी आई है या नहीं। जब इस प्रकार की तुलना सामान्यता अनुपातित और प्रतिशत के रूप में करते हैं तब हमें व्यक्तियों की निर्धनता के विभिन्न स्तरों और विभिन्न प्रांतों के समय समय पर उनके प्रयासों की जानकारी प्राप्त होती है। और कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे प्रयास हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी जानकारी जो है हमको आपका समय समय पर आपकी प्राप्त होती है। निर्धनता विषयक आधारित गण आंकड़े नीति उपयोगिता उपलब्ध कराते हैं और कहते हैं जो नीति उपयोगिता है वो उसको भी उपलब्ध कराते हैं। जो आंकड़े हैं, कह रहे आंकड़े राष्ट्रीय प्रदर्शित सर्वेक्षण संगठन, कैसा है सर्वेक्षण आपका संगठन, सांख्यिकी कार्यालय बनाता है, यानी कि जो आपका सीएसओ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस संबंधी जो है आपके डाटा को जो है वो आपका तैयार करके दे। इस उपभोग व्यय के आधार पर ही आंकलित किया जाता है। 4.3 में 1973 और 2012 की अवधि में, 1973 और 2012 की अवधि में भारत में निर्धनों की संख्या तथा जनसंख्या के उनका अनुपात आपका दर्शाता है। कह रहे कि उनकी संख्या क्या है और उनकी संख्याओं का अनुपात क्या है, ये उसको आपका दर्शाता है। ठीक। 1973-74 में 320 मिलियन से अधिक व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे थे। क्या कह रहे हैं? 320 मिलियन से लोग ऐसे थे जो आपकी निर्धनता रेखा से नीचे थे। 2011-12 में जनसंख्या कम होकर 270 बिलियन रह गई। और कह रहे हैं कि कम होकर क्या रह गई? 270 बिलियन जो है आपका निर्धनता कम रहेगी। अनुपातिक दृष्टि से 1973-74 में कुल जनसंख्या का 55% भाग, कैसा कह रहे हैं? 55% भाग निर्धनता रेखा से नीचे था। यह अनुपात 2011-12 में 22% रह गया।
और कह रहे हैं कि 2011-12 में ये कितना रह गया, 22% रह गया, और 1973-74 में 80% से अधिक निर्धन ग्रामीण क्षेत्र में बसे थे। यह स्थिति 2011-12 में भी नहीं बदली। देखिए, शहरी में कितना था, 55, 73-74 में, वर्तमान में कितना बचा है, 22। लेकिन अगर आप इसको ग्रामीण से तो तुलना करो तो ग्रामीण में पहले भी 80 था और वर्तमान में भी कितना बचा हुआ है आपका, उतना आपका सेम बचा हुआ है। ठीक, इसका अर्थ यह है कि भारत में 3/4 से अधिक निर्धन गांव में बसे हैं। इसी स्थिति के बारे में आप सोचते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अब शहरों की ओर आ गई है, ऐसा क्यों कह सकते हैं? कह रहे कि आप क्यों कह रहे हैं कि जो आपकी निर्धनता है वो कहाँ है, आपका ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता आपका कहाँ गई है, शहरी क्षेत्रों की ओर आ गई है। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम इसे इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो ग्रामीण लोग हैं वैकल्पिक काम के रोजगार में वो क्या कर रहे हैं, गांव से आपका शहरों की तरफ आपका अपना प्रस्थान कर रहे हैं, ताकि उनको, देखिए गांव में क्या रोजगार मिलेगा, केवल कृषि कार्य के लिए, किसी साहूकार जमींदार के यहाँ, या फिर कोई भी आपका कृषि कार्य, और वो भी वर्ष में कुछ दिन के लिए। जबकि शहर में भले ही अनियमित काम है लेकिन कुछ ना कुछ तरीके में अलग अलग में उन्हें क्या है, काम मिल जाता है, और उसकी आशंका क्या रहती है, बहुत अधिक बनी रहती है। और कह रहे हैं कि 2000 के दशक के आरंभ में ही जहां ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों का निरपेक्ष संख्या में कमी आई है, कह रहे जो आपके निर्धन है और जो आपके निरपेक्ष संख्या है इसमें क्या आई है, इसमें आपकी कमी आई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में इनकी संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। और कह रहे जो शहरी क्षेत्र हैं, इन शहरी क्षेत्रों में कुछ इनकी जो वृद्धि है वो हमको देखने के लिए मिली है। वैसे शहरी और ग्रामीण दोनों में ही निर्धनों का जो अनुपात है वो निरंतर कम हुआ है। आप देख सकते हैं कि 1973 और 2012 की अवधि में निर्धनों की संख्या व अनुपात दोनों कम हुए हैं। कह रहे हैं 1973 से 2012 के बीच चाहे तो आप गरीबों की आपका संख्या को देख लीजिए, और चाहे आप उसका जो अनुपात है आप उनमें देख लीजिए, दोनों में क्या है, गिरावट तो हुई है लेकिन वो इतनी उत्साहवर्धक नहीं है कि हम कह सकते कि बहुत ज्यादा गिरावट आपकी हो गई है। ऐसा हम लोग इनको नहीं माप सकते हैं। ठीक, ये हमको आपका देखना चाहिए। चलिए इस पे गौर कर लीजिए, देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए अभी डाउट्स पहले ही पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। देश में निर्धनता की निरपेक्ष संख्या की तुलना में यह अनुपात बहुत धीमी गति से नीचे आया। यहां आप भी देखेंगे कि जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता संख्या बिल्कुल कम नहीं हुआ है, वहीं अनुपात 1993-94 में निरंतर पूर्ववत बना रहा है, 2011-12 में भी बढ़ गया है। भारत कैसा है कि जो अनुपात है वो भी आपका निरंतर जो है आपका बढ़ा है, ये आपको देखना है। चलिए एक बार पूछ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार अच्छे से आपका देख लीजिए, कुछ डाउट बनता है पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़। गरीबी में राज्य स्तर के रुझान चार्ट 4.4 में दिखाए गए हैं। चार्ट में दो पंक्तियां राष्ट्रीय गरीबी स्तर के संकेत देती हैं और नीचे के पहली वाली पंक्ति 2011-12 के दौरान गरीबी के स्तर का संकेत देती है। दूसरी पंक्तियां 1973-74, इसका मतलब यह है कि 1973 और 2012 के दौरान भारत में गरीबी का अनुपात 55 से 22 आ गया है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा 1973-74 में गरीबी को एक बड़ा वर्ग 6 राज्यों 1973-2000 के दौरान कई भारतीय राजाओं में काफी हद तक गरीबी के स्तर को कम कर दिया है। और कह रहे हैं जो गरीबी का लेवल है उसको भी बहुत हद तक अगर आप देखो तो कम कर दिया गया है। 4 राज्यों की गरीबी है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में अभी भी राष्ट्रीय गरीबी के काफी ऊपर है। उधर प्रदेश आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल,
तमिलनाडु अन्य राज्य में काफी बेहतर गरीबी के स्तर में काम किया गया है, वैसे वे राज्य अन्य राज्य की तुलना में काफी बेहतर करने में सक्षम रहे हैं। अब देखिए कुछ राज्य हैं जो अपने यहाँ काम करने के लिए बेहतर रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है गरीबी के लेवल पर। वहीं अगर हम इनकी तुलना उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश से करें तो ये इतने कारगर नहीं हो पाए हैं जितना कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने अपने आप में यहाँ काम किया है, इनको देखने के लिए मिला है। क्लियर है? अब सबसे बड़ी बात, अगली हेडिंग शुरू होती है, निर्धनता क्यों होती है। सबसे बड़ी बात ये, आखिर गरीबी होती ही क्यों है। चलिए आप गरीब हैं ये तो है, लेकिन आप गरीब ही क्यों है, निर्धनता क्यों बनी हुई है, ये भी तो एक अपने आप में क्वेश्चन है कि आखिर में निर्धनता है क्यों। तो इन सभी पर हम लोग जो है आपका बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम जो इससे पहले हेडिंग देख रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, भारत में निर्धनता की संख्या, या आप एक बार इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। और अगली हेडिंग शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक बार इनकी दृष्टि को देख लीजिए, और आपको मैं पूरे 1 मिनट का समय दूंगा, ये आपको ग्राफ बनाना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? आंध्र प्रदेश में देखना है आपको, ये कह रहे हैं कि 1973-74 में इतने परसेंट गरीबी थे, इतने लोग गरीब थे। जो डार्क करके दिखाया है, ये वाले सीन जहां भी डार्क करके दिखा रहे हैं, ये 1973-74 में गरीबी का आकलन है, और ये वाला दिखा रहे हैं 2011-12 में, ये वाला। तो इनको जब बनाओगे या आप इनको गौर से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि किस राज्य में 1973-74 में कितनी गरीबी थी, लेकिन वर्तमान समय में या 2011-12 में उसको कितना कर दिया गया। तो बेसिकली डिफरेंस है 1973 और 2012 के बीच में कितनी गरीबी रेखा में कमी आई है, उनको देखना है। और कौन से ऐसे राज्य हैं जो सर्वाधिक सफल हुए हैं और कौन से हैं जो विफल रहे हैं, हम इनको देखेंगे। पहले गौर करिए और समझिए, पढ़िए, फिर मैं आपको एक एक करके इनको एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। अब आपको समझ नहीं आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं, या बहुत बच्चों ने समझ लिया होगा। थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या स्थिति है और क्या चीजें हैं। सबसे पहले आप इसमें गौर करके देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य को ही देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में 49% लोग लगभग क्या थे आपका 1973-74 में आपकी गरीबी रेखा में थे, लेकिन आप 2011-12 में देखोगे तो वर्तमान में 9% लोग ऐसे हैं जो आपकी गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो कहां तो आधी पॉपुलेशन थी, देखिए 49 लगभग आपका 50% थी, और 50% से कहां वो नंबर 9 पे आकर अटक गया। तो देखिए सबसे अच्छा गरीबी को दूर करने में किस राज्य ने काम किया है, तो सारे को इसमें गौर करके देख लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपका आंध्र प्रदेश से अच्छा किसी ने काम किया। और आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर देखिए आप तमिलनाडु राज्य को, 55% थी और वर्तमान में 11% है। तो लगभग समांतर ही है इसका काम। भाई यहां कितनी थी? 49% थी, अब 9 बची है, यहाँ 55 है और 11 बची है। दोनों का अंतर तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप इन दोनों का अंतर, ठीक। और जो बेसिक चीज है वो आपको साफ हो जाएगी। अब इसके बाद थोड़ा सा जो डाटा है इसको आगे देखते हैं, और ये कंडीशन थोड़ी सी हम लोग एक बार पश्चिम बंगाल से प्रारंभ करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में 63%, वर्तमान में 20। तो मैं मानता हूं कि हाँ, जितनी कम होना चाहिए था इन दोनों राज्य के कंपेयर में, इतना तो नहीं किया, लेकिन चेंज ऑफ परसेंटेज काफी अच्छा है। भाई कितना था? 63। अब कितना बचा है? 20%।
तो 63 में से अगर आप 23 को माइनस करोगे तो आपको पता लगेगा कि 43% तक उन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया कि उसको कम करने में अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंस जो है आपकी रोल जो है इसमें आपका निभा दिया है। कैसा है? इतना आपका रोल जो है इसमें निभा दिया है। ठीक, और आप इसको देख सकते हैं। अगला देख लीजिए। अगला देखेंगे आप बिहार का। तो अब बिहार को देखिए, 62% थे, कितना है वर्तमान में? 34%। और यहां देखिए 63% था और कितना है? 20%। और यहां कितना था? 62 है, कितना? 34। अब आप सोच के देखिए कि एक समान राज्य हैं और दोनों में मैं मानता हूं कि बराबर आपकी अपार संभावनाएं हैं। थोड़ा पश्चिम बंगाल ज्यादा अच्छी चीजें हैं क्योंकि वहां थोड़ी पोर्ट सिटी है। तो वहां देखिए इतना अच्छा काम नहीं कर पाया कौन? बिहार। आप गुजरात की कंडीशन को देखिए। गुजरात में कितना था? 48%। वर्तमान में कितना है? 17%। वर्तमान में कितना है आपका? 17% है। कर्नाटक को थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लीजिए, कितना है? वर्तमान में 21% था, कितना? 55%। मध्य प्रदेश को देखिए, 62% था, किसके बराबर? बिहार के। और इसने कितना किया? 36। तो मध्य प्रदेश की स्थिति तो बिहार से भी ज्यादा खराब निकली। भाई यहाँ 34% बचे हैं, 36% है। और बगल का राज्य देखिए आप, महाराष्ट्र, 53 था, 32 बचा है। और आप उड़ीसा को देख लीजिए, 66 था, 33 बचा, यानी कि आधी ही दूर कर पाया। उधर आप राजस्थान को देखिए, 46 था, 15 बचा है। उत्तर प्रदेश को देखिए, 57 था और 29 बचा है, यानी आधे आधे कम कर पाए। आप अगर सबसे अच्छा तुलना देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु और बिहार के बाद पंजाब जैसे राज्यों, इसमें डाटा नहीं है, इन्होंने फिर भी बहुत हद तक, यानी कि 60-65% तक इन्होंने अपने यहाँ गरीबी जो आपकी रेखा है, गरीबी पर इन्होंने क्या कर लिया है? काम किया है। और राज्यों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने गरीबी के लिए जितने पर्याप्त संसाधन थे उनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, नियोजित तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। अगर करते तो शायद इतना जो डाटा है हमको दिखाई दे रहा है वो आपका दिखाई हमको ना देता। चलिए देख लीजिए, इसको गौर कर लीजिए। इसी में जो है अगला है यूनिट, और है निर्धनता क्यों होती है। बताइए, मैं आपसे पूछूं गरीबी क्यों होती है? तो समग्र निर्धनता एक व्यक्तिगत निर्धनता का योग ही है। निर्धनता की व्याख्या अर्थव्यवस्था में प्राप्त इन समस्याओं के कारण हो सकती है। कह रहे हैं कि जो समस्या है, जो गरीबी है, क्यों? तो इनके पीछे कुछ कारण हैं। यही कारण है जो आपका निर्धनता को बरकरार रखते हैं। जो हम कह सकते हैं आखिर में निर्धनता होती ही क्यों है, बनी ही क्यों रहती है? इसके पीछे कुछ कारण हैं। उन कारणों को आपका हम लोग देखते हैं। पहला कारण है पूंजी निर्माण का। दूसरा कारण है आधारिक आपकी संरचनाओं का अभाव। और तीसरा कारण है मांग का अभाव। चौथा है जनसंख्या का दबाव। पांचवा है सामाजिक कल्याण व्यवस्था का अभाव। इन सबको एक बार गौर करके आप अच्छे से देख लीजिए और लिखिए। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट बनाकर लिखिए कि निर्धनता क्यों होती है। उसका आंसर लिख सकते हैं कि निर्धनता की व्याख्या में अर्थव्यवस्था में प्राप्त समस्याओं के कारण होती है। तो पहली समस्या लिखिए निम्न पूंजी दर, दूसरी लिखिए आधारिक संरचना का अभाव, तीसरा लिखिए मांग, चौथा लिखिए जनसंख्या दबाव, पांचवा लिखिए सामाजिक एवं कल्याणिक व्यवस्था का अभाव। क्लियर है? इसको लिखिए।
आप पहले अध्याय में भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ा है। वैसे तो आप उस शासन व्यवस्था के प्रभाव के विषय में भी अभी विवाद चल रहा है, पर भारत की अर्थव्यवस्था और जन सामान्य के जीवन के स्तर में बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। अंग्रेजी शासन के औद्योगिकरण हुआ। इंग्लैंड में आपका लंकाशायर निर्मित आपके सूती वस्त्र आयात काफी स्थान पर स्थानीय जो उत्पाद हैं वो भी उनको आपका स्थापित किया गया। भारत कपड़े के स्थान पर सूती धागों का निर्यातक होकर रह गया। देखिए, एक समय था जब भारत में क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, भारत में क्या था कि आपका सूती वस्त्र बनते थे, उन वस्त्रों को बाहर आपका बेचा जाता था। इंग्लैंड के व्यापारी उनको खरीदते थे, आपके पुर्तगाल के लोग, अरब के लोग, आपके वेनिस के लोग, और उनको अपने यहाँ ले जाकर आपका बेचते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, तो औद्योगिक क्रांति के साथ ब्रिटेन को चाहिए था आपका कच्चा माल, यानी कि रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल के अनुसार क्या हो जाने लगा कि रॉ मटेरियल जब आपका इंग्लैंड गया तो वहां से वो अच्छा फाइन क्वालिटी का कॉटन बन के, कपड़ा बन के कहाँ आया? भारत। और भारतीय बाजारों में पहुंचने के बाद उसने जो हस्तशिल्प से बने हुए जो उद्योग आपका वो था कपड़ा, उसको पूरी तरह से आपका नष्ट कर दिया, यानी कि उसको बर्बाद कर दिया। और यही बर्बादी का कारण क्या रहा कि भारत में जो था स्थानीय लेवल पर जो चीजें उत्पादित हो रहे थे उनको बहुत बड़ा आपका नुकसान हुआ। तो भारत क्या हो गया? एक आपका निर्यातक हो गया। ठीक है, केवल सामान भेजने तक ही सीमित हो गया। कहाँ क्या भेजने लगे? सूती धागे। और पहले क्या भेजते थे? सूती से बने हुए कपड़े। भारत के सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और यहाँ तक कि शिल्प कला और मूर्ति बनाने का जो आपका हमारे पास ज्ञान था, कौशल था, वो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं था। आप मध्यकालीन इतिहास को देख लीजिए, आप प्राचीन इतिहास को देख लीजिए, और चाहे आप मॉडर्न को भी देख लीजिए। जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक भारत इनके लिए पूरे विश्व में आपका प्रसिद्ध था। लोग आपका सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, कला, साहित्य, संस्कृति के लिए भारत की ओर आते थे। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत बहुत सारे पहलुओं से क्या था? इंपॉर्टेंट था। निर्धन क्यों निर्धन है, गरीब क्यों गरीब है, उसके बहुत सारे कारण हमने देखे। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको व्यापकता समझ आएगी कि आखिर में गरीबी क्यों बनी हुई है। गरीबी आखिर में गरीबी एक आपका चक्र है, गरीबी का आपका साइक्लिक, जो उस चक्कर में आपका फंस जाता है वो कभी भी आपका निर्धनता से मुक्त नहीं हो सकता। साइकिल होती है वो। अब देखिए चक्र क्या है। मान लीजिए आप हैं, अगर आज आप अच्छे से 12वीं कर लेते हैं, कर कोई आप 12वीं पास करने के बाद कोई कंपटीशन तैयारी करते हैं, आपकी जॉब लग जाती है, या आप डिप्लोमा करके किसी तरह का तकनीकी ज्ञान आपका प्राप्त कर लेते हैं। जब आपके पास कुछ तकनीकी डिप्लोमा होगा तो आप कहीं भी काम करने के लिए उपयोगी होंगे, एलिजिबल होंगे। आप जाएंगे, आपको काम मिलेगा, काम के बदले आपको वेतन मिलेगा, वेतन से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, और धीरे धीरे करके जो है जब आपको एक निरंतर अच्छा अमाउंट मिलेगा, आर्थिक स्थिति में जब आपका सुधार होगा, तो जो लोग आपका निर्धनता रेखा से नीचे होते हैं ना, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? निर्धनता रेखा से ऊपर आ जाते हैं। और ये इसको पार करने में लगभग 8-10 साल, 10-12 साल का समय लग सकता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अंग्रेजी राज की अवधि के दौरान 70% से अधिक भारतीय कृषि पर आश्रित थे। कह रहे जब भारत में अंग्रेज आए या अंग्रेजी राज था, तब भी भारत के 70% लोग आज भी क्या थे? उस समय भी आपका कृषि पर डिपेंड थे। और मैं अगर आज भी पूछूं तो आज भी मैं कह सकता हूं बच्चों कि लगभग 60% लोग आज भी किस पर डिपेंड हैं? आपका कृषि पर ही निर्भर हैं। किस पर निर्भर हैं? कृषि पर। और अगर मैं बात करूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो आज भी 70% लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहां लगे हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लगे हैं। क्लियर है? तो लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र ये बना है। लेकिन आप इसका अगर आपका जीडीपी में योगदान देखोगे, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। उसकी परिभाषा है एक वित्तीय वर्ष में सीमा के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य से संबंधित होती है आपकी जीडीपी।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, तो उसमें कृषि का जो परसेंटेज है वो कम है। सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज है? आपका सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर के बाद किसका है? आपका औद्योगिक क्षेत्र का, जो आपके द्वितीय क्रियाएं हैं। और प्राइमरी एक्टिविटी का जो काम है वो बहुत कम है हमारी जीडीपी में। आप लोग न्यूज में पढ़ते होंगे कि कृषि का जो योगदान है वो आपका जीडीपी में घट रहा है, सर्विस सेक्टर का बढ़ रहा है। तो जब यहां से आपका बेस तैयार होगा ना, तब आपको अखबार या न्यूज़पेपर की कटिंग आपको समझ आएगी कि आखिर में क्या बोलना चाह रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि बहुत जरूरी होती है छोटी छोटी चीजें, आप उनको जोड़कर पढ़ें। क्लियर है? तो पता लग गया कि अंग्रेजी शासन के दौरान भी 70% भारतीय लोग किस पर डिपेंडेबल थे? एग्रीकल्चर पर। अब एक इमेज है, थोड़ा इसको गौर करके देखिए। आप देखे होंगे छोटे छोटे बाजार आपके यहाँ लगते हैं, उनमें कुछ लोग, आपकी महिला, कोई फल फूल सब्जी इत्यादि करके बेचता है और बेच से अपना भरण पोषण करता है। और ये निर्धन की आम रूप है। या तो कहीं उसको काम नहीं मिलता, अगर काम नहीं मिलता तो वो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ छोटा मोटा रोजगार करेगा, चाहे वो आप कुछ जंगल से आपका जड़ी बूटी बीन लाए और उनको बेचने का आपका प्रयास करेगा ताकि उसके बाद 2 रुपए आ सके। क्लियर है? तो ऐसी इमेज हमारे पास है। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, समय समाप्त हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल हम इसको अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और गरीबी होने के क्या कारण हैं, गरीब क्यों गरीब है, इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।